आस्क योर डॉक्टर में हमारा अगला क्वेश्चन है अंकित मल्होत्रा फ्रॉम जोधपुर। अंकित पूछना चाहते हैं कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट के कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं या कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो अंकित जी, इसका जवाब यही है कि हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत सेफ सर्जरी है और इसके लिए किसी एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है। तो अगर आप किसी एक्सपीरियंस्ड प्लास्टिक सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट या हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से अपनी सर्जरी करवा रहे हैं तो आमतौर पर 99% पेशेंट में कोई साइड इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। और हम लोग कॉम्प्लिकेशन या साइड इफ़ेक्ट से कैसे बच सकते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट जल्दी में ना करवाएं। अधिकतर लोग कहते हैं कि साहब हमारा हेयर ट्रांसप्लांट कर दो, हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो हेयर ट्रांसप्लांट कभी भी जल्दी में ना कराएं। सबसे पहले अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से मिलें। आप उससे पहले सर्च कर सकते हैं उसकी वेबसाइट पे या उसके फेसबुक पेज पे कि वो कैसे रिज़ल्ट दे रहा है या उसका क्या एक्सपीरियंस है, उसके क्या क्रेडेंशियल हैं। आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से मिलें। अब हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से आप मिलते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले पेशेंट काउंसलिंग होती है कि क्या आपकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी बॉल्डनेस की ग्रेड क्या है। इसके अलावा आपका एक रूटीन एग्जामिनेशन होता है कि आपकी जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन होता है कि आपको कोई स्किन डिजीज़ तो नहीं है, आपका हेयर फॉल का क्या कारण हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई फंगल इन्फेक्शन है, कुछ सोरियासिस है या आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रखी है। तो इन चीज़ों का एक असेसमेंट होता है। दूसरा होता है कि आपको क्या कोई सिस्टमिक इलनेस तो नहीं है, जैसे कोई डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर या थायराइड की प्रॉब्लम, या इन केस फीमेल में कोई पीसीओडी की प्रॉब्लम या एनीमिया। तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन पहले इन सारी चीज़ों को असेस करेगा। एक डिटेल हिस्ट्री ली जाती है आपकी, जिसमें आपकी पर्सनल हिस्ट्री होती है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री होती है, कोई प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन की हिस्ट्री होती है या कोई और दूसरी इलनेस की हिस्ट्री होती है। इसके बारे में आपसे पूछा जाता है ताकि ये चीज़ें आपके हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को अफेक्ट ना करें। ये सारी चीज़ें होने के बाद में अगर आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन को लगता है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए एक आइडियल कैंडिडेट हैं तो आपके कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं। ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन रूटीन इन्वेस्टिगेशन है जो किसी भी सर्जरी से पहले किए जाते हैं। जैसे इसमें कुछ ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, CBC, ब्लड शुगर, PT-INR या फिर HbSAg, या जॉन्डिस के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं कि आपको पहले कोई लिवर का इन्फेक्शन तो नहीं रहा है। तो ये सारी जांचें की जाती हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में ECG और एक्सरे चेस्ट, और साथ में अगर आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम रही है तो वो भी जांचें की जाती हैं, जैसे थायराइड की, या फीमेल में कई बार कुछ टेस्टोस्टेरोन या दूसरे हार्मोन्स की भी जांच की जाती है। अगर इन सारी चीज़ों का एक प्रॉपर एनालिसिस होता है या आपका हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन ने आपको एक प्रॉपरली एग्जामिन किया है तो आमतौर पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम लोग किस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि आपको अगर साइड इफ़ेक्ट को देखा जाए तो साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं जो सर्जरी के टाइम या सर्जरी से पहले हो सकते हैं, या सर्जरी इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी हो सकते हैं, या फिर कुछ समय बाद, 2 हफ्ते बाद या 2 महीने के बाद में हो सकते हैं। तो हम इन साइड इफ़ेक्ट को ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। सर्जरी से पहले क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कई लोग सर्जरी के लिए आते हैं और जैसे ही उनको सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जाता है तो उनको एक सिनकोप अटैक आता है। सिनकोप अटैक मतलब वीनस पुलिंग लेग्स में होने की वजह से वो बेहोश हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप घर से प्रॉपर अपना ब्रेकफास्ट और अपना हाइड्रेशन मेंटेन कीजिए। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं लंबे टाइम से तो कम 2 हफ्ते पहले कोई भी स्मोकिंग छोड़ दें, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहो। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, हाइपरटेंशन की दवाई ले रहे हैं तो समय समय पर ब्लड प्रेशर की दवाई लेते रहें। अब हम क्या करते हैं, जैसे आप आते हैं तो आपके एक जो शेविंग वाला पार्ट है वो करते हैं, साथ में एक IV एक्सेस, मतलब हमें कोई भी अगर मेडिसिन देनी है आपको तो हम एक IV लाइन मेंटेन करते हैं जिससे आपको हम मेडिसिन, चाहे वो दर्द की हों, चाहे आपको गैस्ट्राइटिस ना हो या दूसरी प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए हम दवाई देते हैं। तो एक आपका IV एक्सेस लिया जाता है। साथ में आपको दिए जाने वाला लोकल एनेस्थीसिया का एक सेंसिटिव टेस्ट होता है और आपको दिए जाने वाली दवा जैसे एंटीबायोटिक, इसका भी एक सेंसिटिव टेस्ट होता है।
अगर आपके सेंसिटिव टेस्ट में आपको कोई एलर्जी डिटेक्ट नहीं होती है तभी हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं और आपका हेयर ट्रांसप्लांट कंटिन्यू करते हैं। सर्जरी के दौरान जो साइड इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उसमें एक कॉमन है कि आपका ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग रोकने के लिए आपके हिस्ट्री पार्ट में ये पूछा जाता है कि क्या आपको बचपन में चोट लगने पर लंबे समय तक ब्लीडिंग तो नहीं होती थी, या आप कोई ब्लड थिनर जो कार्डियक या हार्ट के पेशेंट में यूज़ करते हैं वो यूज़ तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपको 5 दिन पहले ये मेडिसिन बंद करनी होती है। कुछ शुरू के पार्ट में आपको पेन हो सकता है जब हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, तो लोकल एनेस्थीसिया देने का पार्ट मुश्किल से 5 मिनट का होता है जब आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी हम बहुत फाइन निडल यूज़ करते हैं, साथ में वाइब्रेटर यूज़ करते हैं ताकि आपको कम से कम पेन हो। सर्जरी के तुरंत बाद क्या कॉम्प्लिकेशन या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, तो आपको सर्जरी के बाद में जब आप क्योंकि ये सर्जरी पेशेंट को लिटा कर होती है, तो जब लंबे समय तक आप लेटे रहते हैं तो आप बैठने पर या खड़े होने पर आपको कुछ चक्कर आ सकते हैं। ये होता है पोस्चरल हाइपोटेंशन। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम चाहते हैं कि आप वेल हाइड्रेटेड रहें, बीच बीच में आप पानी या लिक्विड्स लेते रहें। इवन हम आपको लंच भी सर्व करते हैं ताकि आपका एनर्जी लेवल कम ना हो, और ज़रूरत पड़ने पर आईवी मेडिसिन्स या आईवी फ्लूइड भी देते हैं ताकि आपको डिहाइड्रेशन ना हो। दूसरा कॉम्प्लिकेशन या साइड इफ़ेक्ट जो सर्जरी के दौरान हो सकता है वो ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग यूजुअली टेम्परेरी होती है, उसको हम लोग आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। सर्जरी के तुरंत बाद आपके आमतौर पर स्वेलिंग नहीं आती है। अगर स्वेलिंग थोड़ी बहुत आती है तो वो 2 से 3 दिन में आती है, लेकिन ये स्वेलिंग अपने आप कम हो जाती है। आपको कुछ अपनी पोस्चर का ध्यान रखना होता है, जैसे कि आप पेट के बल ना सोएं, आपको पीठ के बल ही सोना है। थोड़ा सा अपने सिर को ऊंचा रखना है। जो हम ड्रेसिंग या आपको एक कैप पहनाते हैं उसको आप कम से कम 3 दिन तक रखना है। अपने आसपास सफाई का ध्यान रखना है, ऐसी जगह ना रहें जहाँ पे मक्खी मच्छर हों। तो इन चीज़ों से आप स्वेलिंग को अवॉइड कर सकते हैं। स्वेलिंग आने की वजह 2 हो सकती हैं। एक तो जो हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान जो फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं ताकि हम आपको ज़्यादा डेंसिटी दे सकें, उसकी वजह से हो सकता है, या दूसरा इन्फेक्शन की वजह से। अगर ओटी कंडीशंस अच्छी हैं, हाइजीन मेंटेन है, तो यूजुअली कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। तो ये जानना ज़रूरी है कि फ्लूइड की वजह से स्वेलिंग आ रही है या इन्फेक्शन की वजह से आ रही है। जो फ्लूइड इन्फिल्ट्रेट करने की वजह से स्वेलिंग आती है वो 2 से 3 दिन में सबसाइड हो जाती है, लेकिन इन्फेक्शन वाली स्वेलिंग यूजुअली बढ़ती है। तो दिस कुड बी अलार्मिंग साइन। अगर कोई भी आपको ऐसा दिक्कत होती है तो आप किसी भी टाइम अपने सर्जन से कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो वो आपको बुला के एक बार आपको एग्जामिन करेगा और जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है वो देगा। अगर हम लेट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन या साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसमें हो सकता है कुछ टाइम तक आपको नमनेस रह सकती है जहाँ से आपके ग्राफ्ट लिए हुए हैं, या अगर एफयूटी टेक्निक से आपके ग्राफ्ट हार्वेस्ट किए हुए हैं तो कुछ पेशेंट्स में स्कार फॉर्मेशन हो सकता है जहाँ पर इस स्कार पर कई बार बाल नहीं आते हैं, तो वो स्कार विजिबल होता है, स्पेशली जब आप बहुत छोटे बाल रखते हैं। लेट कॉम्प्लिकेशन में कई बार ये होता है कि आपका डोनर साइड की डेंसिटी कम होती है, या आपको अपने रिसिपिएंट साइड जहाँ पर आपका गंजापन था, हेयर ट्रांसप्लांट किए गए, वहाँ आपको अपने वांछित रिजल्ट नहीं मिल पाते जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो डेफिनेटली हेयर ट्रांसप्लांट, अगर आपके बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हैं तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए नहीं जाना चाहिए। देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस फॉर दैट, यू कैन गो फॉर हेयर पैच। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि आमतौर पर इन 99% केसेस हेयर ट्रांसप्लांट इज़ अ वेरी सेफ सर्जरी। इसके कोई परमानेंट या लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। यू हैव टू चूज़ योर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर वेरी वाइजली। तो अपना पूरा रिसर्च कीजिए, पूरा जानकारी लीजिए, तभी आप हेयर ट्रांसप्लांट कीजिए। आशा है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा, और इसी तरह के और कोई सवाल आपके हों, आपकी कोई क्वेरीज़ हों, तो हमारा YouTube चैनल देखते रहिए। अगर कोई आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों का जवाब देने की। थैंक यू।